हाय स्टूडेंट। तो कैसे हैं? इससे पहले वीडियो में हमने वेपर लैंप के बारे में डिस्कस किया था, मरकरी वेपर लैंप के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा कि मरकरी वेपर लैंप आपके 2 टाइप के थे, एमए टाइप का था, एमएटी टाइप का था, एमबी टाइप का था। उसके बारे में एक एक करके डिस्कस किया। उसके अलावा हमने मरकरी वेपर लैंप के लक्षण तथा विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने मरकरी वेपर लैम्प की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया कि हमने देखा कि जो मरकरी वेपर लैम्प थी, जहाँ पर ज़्यादातर उसको हम आउटडोर लाइटनिंग में ही प्रयोग करते थे। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में हमने सोडियम वेपर लैम्प के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने ये इसका बेसिक डायग्राम था। ठीक है, जो सोडियम वेपर लैम्प था, हम बस इस सर्किट में जो अन्य लैंप की तुलना में थोड़ा सबसे पहले जो अंतर था, डिफरेंस था, वो था कि हम वहाँ पे चोक कुंडली का प्रयोग करते थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में एक एक करके हमने डिस्कस किया। उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो आपका है, इसमें जो टॉपिक है वो है सोडियम वेपर लैंप के सामान्य लक्षण तथा विशेषताएं। तो सोडियम वेपर लैंप के लक्षण तथा विशेषताएं क्या क्या हैं, एक एक करके हमें डिस्कस करना है। तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके देखिए सोडियम उसके लक्षण तथा विशेषताएं। तो पहला इसका जो लक्षण है या विशेषताएं हैं, उसमें पहला है कि सोडियम वेपर लैंप की वर्किंग टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसका वर्किंग टेम्परेचर है। जो सोडियम वेपर लैंप का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो आपका 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा इस सोडियम वेपर लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। मतलब ये है कि इस जो भी आपका डिस्चार्ज जो ट्यूब था, कल आपने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया। ये डिस्चार्ज ट्यूब है बेसिकली। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपने सोडियम तथा नियान गैस को भरे रहते हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रकाशित या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में आपका 10 से 15 मिनट का आपका समय लगता है। तो ये लिखा है कि सोडियम वेपर लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। जबकि इससे पहले हमने मरकरी वेपर लैंप के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हम देख रहे थे कि उसको पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में आपका 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो इसको प्रकाशित होने में आपका ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका सोडियम वेपर लैंप लो प्रेशर पे कार्य करता है। जो आपका सोडियम वेपर लैंप है आपके लो प्रेशर पर कार्य करता है, इसलिए इसको पुनः इसीलिए इसको दोबारा स्टार्ट होने में कम समय लगता है। जबकि इससे पहले जब हम आपका मरकरी वेपर लैंप के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें देखा था कि मरकरी वेपर लैंप को पुनः स्टार्ट होने में भी काफ़ी समय आपका लग रहा था। उसको भी पुनः उतना ही समय ले रहा था जितना जितना उसका स्टार्टिंग समय लगता है, क्योंकि जो उसका आपका जो सहायक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड था, तो उसको पूर्ण रूप से ठंडा, क्योंकि जो उसमें आपका नियान गैस भरा रहता है वो उसमें समय लगता है। ठीक है, तो उसको मतलब समय लगता था कि अगर वो जब तब तक पूरी तरह से आपका इलेक्ट्रोड ठंडा ना हो जाए, पुनः उसमें हीटिंग उत्पन्न नहीं होती थी, वो आयनाइज नहीं होता था, इसलिए उसे 10 से 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन सोडियम वेपर लैंप को पुनः दोबारा स्टार्ट होने में आपका कम समय लगता है, वो अतिशीघ्र आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए जो इस सोडियम वेपर लैंप में सर्किट में चोक का कार्य लीक ट्रांसफार्मर करता है। आपने देखा था
कि इससे पहले जब भी वीडियो में डिस्कस किया था सोडियम वेपर लैंप के बारे में, तो हमने बताया था कि हम परिपथ में चोक की जगह लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। लीक ट्रांसफार्मर के फायदे भी थे एक क्या नाम आपकी चोक के तुलना में, क्योंकि लीक ट्रांसफार्मर आसानी से वोल्टेज को मतलब वोल्टेज ड्रॉप को आसानी से चेंज करता रहता है, ठीक है, उसमें समस्या नहीं होती है। लेकिन एक समस्या थी कि इसके लीक ट्रांसफार्मर में आपकी क्या नाम है पावर फैक्टर काफ़ी लो हो रहा था, लगभग 0.3 हो रहा था। इससे पहले वीडियो में भी बताया हूँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही बता रहा हूँ कि जैसे जो लीक ट्रांसफार्मर जब सर्ज वोल्टेज उत्पन्न करता है तो उस समय उपरांत उसका जो पावर फैक्टर होता है 0.3 होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर का प्रयोग करके उसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं। लेकिन जबकि चोक में आपका वो भी सर्ज वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं। चलिए ठीक है, ये रहा कि बस सोडियम वेपर लैंप में चोक का कार्य लीक ट्रांसफार्मर करता है बस। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें है वो है लैंप की जो एवरेज लाइफ होती है लगभग 2500 आवर होती है, ठीक है। तो लैंप की जो एवरेज लाइफ होती है लगभग वो 25 आवर होती है, जबकि इससे पहले मर्करी वेपर लैंप के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि जो उसकी लाइफ साइकिल थी वो 5000 आवर थी। तो इसका मतलब इसका आपका जो वर्किंग आवर है वो उसका कम है थोड़ा। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए चोक की जगह वर्किंग ट्रांसफार्मर लीक ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी एवरेज लाइफ आपकी लगभग 25 आवर होती है, इसमें 5000 होता था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए सोडियम लैंप का प्रकाश सुनहरा पीला होता है, क्योंकि जो सोडियम वेपर लैंप होता है आपने जितनी स्ट्रीट लाइटिंग हो देखी होगी जो रोड पे पहले जो लगाए जाते थे, पहले आज भी आपके कॉलेज में आपके कैंपस में जो स्ट्रीट लाइट लगी हो सोडियम वेपर लैंप ही ज़्यादातर है, और मर्करी वेपर लैंप भी लगाए जा रहे हैं आजकल, उसमें भी है। तो लेकिन जो भी आपका जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में बस सुनहरा पीला होने के कारण इसे आउटडोर लाइटिंग में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। सोडियम लैंप को प्रकाश सुनहरा पीला होने के कारण इसे हम आउटडोर लाइटिंग में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो पुराने समय में आपने देखा होगा कि जितनी भी स्ट्रीट लाइटें थी वो सब लगभग आपकी क्या नाम है सोडियम वेपर लैंप ही का ही प्रयोग करते थे। लेकिन क्या है कि सोडियम वेपर लैंप की उसकी वर्किंग आवर कम थी, लाइफ साइकिल उसकी कम थी, तो इसीलिए उनके जगह पे आजकल मर्करी वेपर लैंप प्रयोग लेते हैं। लेकिन अभी भी आपके इसका प्रकाश सुनहरा पीला होने के कारण आज भी हम क्या करते हैं आउटडोर लाइटिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है जो इस लैंप की जो दक्षता व्यवहारिक रूप से थ्योरेटिकल रूप से आपका 40 से 50 ल्यूमन वाट प्रति होता है, ठीक है। तो इस लैंप की जो इफिशिएंसी होती है थ्योरेटिकली रूप से 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट होती है, ठीक है। जबकि कल हमने डिस्कस किया था उसमें भी अब उसमें आपका 30 से 40 था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो सोडियम वेपर लैंप है उसकी इफिशिएंसी आपके मर्करी वेपर लैंप से ज़्यादा है, उसमें 30 से 40 था, यहाँ पे आपका इसकी जो इफिशिएंसी होती है वो थ्योरेटिकल रूप से वो कितनी होती है 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो सोडियम लैंप होते हैं वो 45, 60, 85 तथा 140 वाट की क्षमता के बनाए जाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जो सोडियम वेपर लैंप है वो लो मतलब आपके कैपेसिटी वाले भी मतलब कैपेसिटी के बनाए जाते हैं। तो 45 का भी है, 60 का है, 85 का है, इसके अलावा 140 वाट का होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इसमें मैंने आपके नहीं लिखा है, पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि जो सोडियम लैंप
लैंप की जो टोपी होती है, टोपी को थोड़ा ऊपर रखते हुए झुकाव स्थिति में हम जो हॉरिजॉन्टल माउंटेड किया जाता है। कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया ये आपका है सोडियम वेपर लैंप है, ठीक है, तो ऐसे रहता है, इसे झुका रहता है, आपका क्षैतिज ही तो रहता है लेकिन झुका रहता है, थोड़ा सा झुका रहता है, ठीक है। अथवा ऐसी किसी अन्य स्थिति में भी हम उसे मतलब उसको लगा सकते हैं, लेकिन झुका स्थिति में होने का भी एक फायदा है, उसको हम आसानी से लगा सकते थे। जबकि इससे पहले हमने जब मर्क्यूरी वेपर लैंप के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें ये भी उसकी सावधानियां में ये था कि हम उसको हमेशा वर्टिकली ही लगाते थे, हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते थे। जबकि यहाँ पे इसको हम हॉरिजॉन्टली भी उसे हम लटका सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, ये अंतर है, ठीक है। इसको हमेशा वर्टिकली ही प्रयोग करना पड़ता था, इसमें हॉरिजॉन्टली आपका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका सोडियम वेपर लैंप के बारे में। इस तरह हमने उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया, इसके साथ साथ उसके लक्षण तथा विशेषताओं के बारे में भी आपका डिस्कस किया, ठीक है। तो ये रहा। इस नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये भी महत्वपूर्ण है आपका, देख सकते हैं जिस तरह सोडियम वेपर लैंप था उसी तरह इसका भी है। इसके बाद है आपका नियान लैंप। तो नियान लैंप के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो ध्यान से इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो नियान लैंप के पहले कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। ये नियान लैंप का एक फिगर है, आप देख सकते हैं, सिंपल एक कांच का इस हर का एक फिगर है, जिसमें दो आपके इलेक्ट्रोड हैं, एक ए है, ए आपका सी है, तथा एक हाई रेजिस्टेंस है जिसको हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक नियान लैंप है। तो नियान लैंप के कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग के बारे में डिस्कस करना, तो जो इसका फिगर को हम आपको दिखाया गया है इस फिगर में, आप इसे ध्यान से देखिए। तो ये आपका फिगर है नियान वेपर मतलब नियान लैंप का। तो इसमें पहली बात, इसकी पहली पॉइंट क्या है, देखिए, जो नियान लैंप में कैथोड को गर्म करने के लिए किसी अन्य सहायक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इससे पहले जितने भी हमने लैंप के बारे में डिस्कस किया, चाहे मरकरी वेपर लैंप हो, चाहे आपका सोडियम वेपर लैंप हो, ठीक है, उसमें हर जगह हमने देखा कि एक एक करके कि उसके क्या कहते हैं कि उसमें स्टार्टिंग के लिए हम किसी न किसी का प्रयोग कर ही रहे थे। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो, चाहे आपका फ्लोरेसेंट लैंप हो, इसके अलावा आपके बारे में हमने डिस्कस किया कि एमएटी टाइप का, देखिए जो एमए टाइप का लैंप था, तो एमए टाइप लैंप में भी एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता था। जब क्या था कि मेन इलेक्ट्रोड तथा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड की दूरी कम होती थी, तो हीट एनर्जी जनरेट करता था, जिससे इसमें जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित जो आपके मरकरी तथा आर्गन गैस था, उसका विसर्जन या डिस्चार्ज होना शुरू होता था। तो क्या था कि जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड था उसका काम था कि जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित जो आपकी गैस हैं उनमें विसर्जन या डिस्चार्ज होना शुरू करता था, ठीक है। जबकि इसके बाद हमने कल लास्ट मोमेंट पे जो डिस्कस किया था सोडियम वेपर लैंप, तो आप देख सकते हैं सोडियम वेपर लैंप भी आपका ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों पे हम क्या करते हैं कि ऑक्साइड से इस इलेक्ट्रोडों पर लेप कर दिया जाता है, ताकि क्या हो कि कम हीट में ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, किसी न किसी का हम सहायता प्रदान करके ही उन लैंपों में उस लैंप के डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित गैस में डिस्सर्जन करने तभी मतलब उसमें डिस्चार्ज उत्पन्न होता था, ठीक है, प्रकाश एनर्जी इमिट होना शुरू होती थी। लेकिन नियान लैंप में ऐसा नहीं है।
नियान मतलब जो नियान लैंप है, नियान लैंप के कैथोड को गर्म करने के लिए किसी अन्य सहायक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ रहा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। देखिए इसमें जो इसके अलावा देखिए इसके कांच के बल्ब की संपूर्ण वायु निकालकर, जो भी ये कांच है, इसमें कांच में जो उपस्थित वायु होती है, वायु को हम पूर्ण रूप से निकाल कर, ठीक है, हम कम दाब पर नियान गैस के साथ हीलियम गैस की थोड़ी मात्रा के साथ इसमें लो प्रेशर पे इसमें हम क्या करते हैं, भर दिया जाता है। इसलिए हीलियम गैस को भरा जाता है क्योंकि जो हीलियम गैस का जो आयनीकरण विभव होता है वो मतलब नियान गैस से ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कांच का जो बल्ब है उसमें से वायु को पूर्ण रूप से निकाल कर, ठीक है, कम प्रेशर पर ही हम क्या करते हैं, नियान गैस के साथ साथ थोड़ी मात्रा में हीलियम गैस को नियान गैस देखिए इसलिए लिख दिया यहाँ पे नियान प्लस हीलियम गैस। तो नियान के साथ साथ हम थोड़ी मात्रा में हीलियम गैस को उसमें उसके साथ भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हीलियम गैस का जो आयनीकरण जो विभव होता है वो नियान गैस से ज़्यादा होता है। जबकि ये नहीं लिखा है इसमें, लेकिन जानने वाले लोगों को बातें हैं, जो नियान गैस का जो आयनीकरण विभव होता है वो जो अन्य गैसें हैं, जैसे आपका अन्य साधारण गैस हैं, जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन है, आदि की अपेक्षा उसकी कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये रहा। इसके अलावा ये तो रहा इस चीज़ गैसों के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, इस बल्ब में हम शुद्ध लोहे के बने 2 इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड लगे होते हैं। ठीक है, तो इस बल्ब में देखिए क्या है, इस नियॉन लैंप में क्या है कि शुद्ध लोहे के 2 इलेक्ट्रोड क्रमशः बने होते हैं, जो क्रमशः एनोड तथा कैथोड कहलाते हैं। इनको हम चित्र फिगर में क्रमशः इसे ए तथा सी से प्रदर्शित किया गया है। ए आपका एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, जबकि सी आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो आप इसके अलावा देख सकते हैं कि जो एनोड इलेक्ट्रोड है, जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो सीधा एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, क्या है कि जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो सीधे तार का आकार का होता है, तथा जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है थोड़ा मोटा तथा स्पाइरल होता है, स्पाइरल आकार का होता है। आप इस आसानी से देख सकते हैं क्या है, स्पाइरल के आकार का है, क्या है वो कैथोड है, जबकि एनोड आपका सीधा एक तार होता है, एक सिंपल एक इलेक्ट्रोड का होता है। ठीक है, बल्ब में ये बल्ब में दोनों परस्पर आपके समीप होते हैं, परस्पर इसे समीप लगाया जाता है ताकि कि जो बल्ब को कम वोल्टेज पर ही काम की कराया जा सके। तो आप देख सकते हैं इसमें इस बल्ब में 2 आपके शुद्ध लोहे के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड है, दूसरा आपका कैथोड है। एनोड आपका सीधा आकार का एक इलेक्ट्रोड होता है, जबकि आपका कैथोड एक स्पाइरल आकार का एक इलेक्ट्रोड होता है। दोनों को हम परस्पर समीप इसलिए रखा जाता है ताकि हम लो आपके पोटेंशियल पर भी उससे हम कार्यरत किया जा सके, वो कम प्रेशर पर भी काम कर सके। ठीक है, इसलिए ये जो ये लैंप होता है, नियॉन लैंप होता है, ठीक है, वो लगभग 110 वोल्ट एसी सप्लाई पे वर्क करता है तथा 150 वोल्ट डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है, तो वही लिखा है, यह जो लैंप होता है
यह जो लैंप होता है लगभग 110 वोल्ट एसी सप्लाई पर कार्य करता है, जबकि आपके 150 डीसी वोल्ट की सप्लाई पर कार्य करता है। एसी लैंप में, जबकि एक चीज़ देखिए इसमें बता रहा हूँ, जो एसी लैंप जो आपका जो नियॉन लैंप है, अगर मान लीजिए एसी सप्लाई के साथ अगर हम उसे उपयोग करना है, तो जो आपका कैथोड होता है तथा जो एनोड का इलेक्ट्रोड होता है, दोनों की साइज आपकी समान होती है। ठीक है, तो एसी के केस में आपका दोनों इलेक्ट्रोडों का साइज आपका समान होता है, लेकिन डीसी लैंपों में एनोड की अपेक्षा कैथोड का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, देखिए अगर एसी सप्लाई का आपका नियॉन लैंप होगा तो दोनों इलेक्ट्रोडों की साइज जो होगी वो समान होगी, जबकि अगर मान लिया कि हम डीसी सप्लाई के साथ उसको संयोजित कर रहे हैं तो उस समय जो आपका जो कैथोड की लंबाई होती है एनोड के तुलना में आपका ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ठीक है, जब कैथोड पूरी तरह से, और जब वो गर्म हो के उसमें उपस्थित गैस जब पूरी तरह से आयनाइज हो जाती हैं, पूरी तरह से आयनाइज होती हैं, तो नारंगी लाल रंग का प्रकाश निकलना शुरू होता है। ठीक है, जब कैथोड तथा एनोड काफ़ी समीप होने के कारण जो उसमें हीट उत्पन्न होती है, जिससे उसमें उपस्थित जो गैसेस होते हैं उनका डिस्चार्ज होना शुरू होता है, तो आपका नारंगी लाल रंग का प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ रहा, ये तो रहा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके अलावा इसके वर्किंग के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं क्या है। तो उसके वर्किंग प्रिंसिपल में देखिए क्या है। जब नियॉन लैंप को 220 वोल्ट की सप्लाई में एक उच्च प्रतिरोध आर को एनोड के साथ श्रेणी में लगा होता है, जो विद्युत धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब नियॉन लैंप को हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से हम जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक उच्च रेजिस्टेंस का एक प्रतिरोध हम एनोड के साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। उच्च जो रेजिस्टेंस आर होता है उसका काम ये है कि वो धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, कि देखिए धारा की वैल्यू में ज़्यादा आपके अंतर ना आए। ठीक है, जो नियॉन लैंप होता है प्रायः 5 वाट की क्षमता के बनाए जाते हैं। तो ये लिख दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो जो आपका जो नियॉन लैंप होता है, नियॉन लैंप प्रायः 5 वाट के बनाए जाते हैं। ये रहा। ठीक है, तो इसकी भी जो साइज़ है वो भी कंफर्म हो गया कि जो नियॉन लैंप होता है वो 5 वाट के बनाए जाते हैं, कैपेसिटी के बनाए जाते हैं। ठीक है, तथा इसकी इफ़िशेंसी एक एक करके देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो जो नियॉन लैंप की जो इफ़िशेंसी होती है, इफ़िशेंसी आपका 15 से लेके 40 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो नियॉन लैंप आपके 5 वाट के बनाए जाते हैं, तथा इसकी इफ़िशेंसी 15 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ठीक है, इन्हें हम एसी तथा डीसी स्विच बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड तथा स्विच बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड तथा पैनल बोर्ड पर
संकेत लैंपों की तरह प्रयोग किया जाता है। आपने जैसे आपके लैब आप गए होंगे, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल लैब हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स लैब हो, तो उसमें आप जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि छोटे छोटे लैंप होते हैं जो कई कलर के दिखाई देते हैं। तो छोटे छोटे उसको हम क्या करते हैं, इंडिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। वो इंडिकेट करता है, वो पैनल बोर्ड पे लगा रहता है। जैसे मान लिया कि अब कोई भी रजिस्टर है या कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको चेक करने के लिए लगाते हैं, तो उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये सब जो नियॉन लैंप होते हैं उनका प्रयोग यही आपका प्रयोग किया जाता है कि हम इंडिकेटिंग लैंप की तरह उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। परंतु नियॉन साइज ट्यूब का प्रयोग हम अधिकतर आजकल विज्ञापन तथा सजावट के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें आपके अच्छी जो कलर क्या है कि सुरंगा मतलब नारंगी लाल कलर का होता है तथा डिफरेंट कलर के होते हैं। जिस प्रकार के उसमें गैस आप भरेंगे तो उसके निकलते हैं, तो उसके सुंदरता के लिए हम क्या करते हैं, आजकल उसका प्रयोग हम विज्ञापन तथा सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा इसके बाद आपका नियॉन साइज ट्यूब है, लैंप मतलब नियॉन साइज ट्यूब लैंप है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो से बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि आजकल आपने देखा होगा कि कहीं पे आप बाहर जाते हैं तो आप किसी सिटी के बारे में लिखा हो, किसी बिल्डिंग के बारे में लिखना हो, तो सुंदर शब्दों में उसे थैंक यू लिख देते हैं या हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। इस तरह से हम क्या करते हैं कि उसे सजावट के रूप में क्या करते हैं, उसे लिखने का कार्य करते हैं। ऐसे कुछ लोग वेलकम लिख देते होंगे। आपने शादी उदी में आप जाते होंगे तो वहाँ पे लिखे होंगे कि वेलकम लिखा रहता है, कभी शुभ विवाह करके लिखा रहता है। तो हम नियॉन लैंपों का प्रयोग करके, नियॉन लैंप का प्रयोग करके हम सजावट तथा विज्ञापन के पर्पस के हेतु उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग लैंप की तरह भी प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि जो नियॉन लैंप है उसका प्रयोग हम इंडिकेटिंग लैंप का प्रयोग आज भी हम करते हैं। ठीक है। लेकिन जो नियॉन आपका जो साइज ट्यूब लैंप है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, सजावट तथा आपके सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपके, आज हमने नियॉन लैंप के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। इसके अलावा हमने सोडियम वेपर लैंप के लक्षण तथा विशेषताओं के बारे में एक करके डिस्कस किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बस थैंक यू।